मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है जनाब साहब? इट्स द सेकेंड चैप्टर, दैट इज डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स की हम बड़ी फुल फ्लेज डिटेल कर चुके हैं, और अभी क्या पढ़ाया जा रहा है जी? डायनामिक्स पढ़ाई जा रही है। क्या होता है डायनामिक्स? व्हाट इज डायनामिक्स? स्टडी ऑफ मोशन with reference to, okay जनाब साहब, what is dynamics? is the study of motion with reference to क्या? with reference to force या forces. I think it's the study of motion with reference to forces. ठीक हो गया। मोशन के साथ मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। आई थिंक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, मोमेंटम, ये तो सिर्फ टर्म्स पढ़ाई हैं। इन टर्म्स के बाद काइनेमैटिक्स का हमने एक पूरा थियोरेटिकल अप्रोच किया था ऑफ काइनेमैटिक्स, फिर हमने उसका न्यूमेरिकल अप्रोच किया था, फिर हमने उसका ग्राफिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स किया था, फिर हमने उसमें बहुत सारी एक वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाली सिचुएशन भी डिस्कस की थी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम जब भी मोशन को पढ़ेंगे, अब हम मोशन के साथ किसका रेफरेंस लाजमी देंगे? आई थिंक हम मोशन के साथ फोर्स का रेफरेंस अब लाजमी दिया करेंगे। और उसमें कौन कौन सी मोशन पढ़ानी है, क्या पता मैं दोबारा फ्री फॉल मोशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन अब मैं कौन सी फ्री फॉल मोशन पढ़ाऊंगा? पहले तो पढ़ाई थी इग्नोरिंग एयर, विदाउट एयर। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? इन एयर। तो जब इन एयर पढ़ाना पड़ा तो क्या होगा, वो एयर वाली कोई फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। देखते हैं हम फ्रिक्शन में कहां पहुंचे कहां नहीं पहुंचे। मुझे अपनी कॉपी दिखा दें, कल का लेक्चर हमारा कहां तक गया हो। एक आपको मैंने वो नोट्स वगैरह दिए हुए थे, हैंडआउट्स, वो वाली बात तो सारी हो चुकी है। और फिर हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने कहा यार जी नया एक सीक्वेंस डेवलप करते हैं। क्या नया सीक्वेंस था? सबसे पहले पढ़ा फोर्स एज अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर पढ़ा फोर्स एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, फिर पढ़ा फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फिर पढ़ रहे थे फोर्स का इक्विलिब्रियम के साथ क्या ताल्लुक है, फिर पढ़ा फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ क्या ताल्लुक है, फिर पढ़ा फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या ताल्लुक है। और हमने कहा यार डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, हमने कहा हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। तो आई थिंक वैसे मैं अपनी तरफ से जितना थियोरेटिकल वर्जन था फोर्स का या उसका जितनी मीनिंग समझानी थी, वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट O1 वाला लेवल। क्या था वो? पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑनटू द अदर। फिर क्या था लेवल नंबर 2, एन एजेंट टू प्रोड्यूस, एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस क्या? एक्सेलरेशन, लेवल 2। फिर it was equal to the product of mass and acceleration, it was level 3. फिर it was equal to the rate of change of momentum and it was level number 4. अभी तक ये लेवल स्टार्ट नहीं हुआ था। खैर वैसे हमने कहा था वो डिफाइन करने के लिए क्या कर देना, उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख देना, डेफिनेशन काबिल कबूल हो जाएगी। लेकिन ए लेवल क्या है? कहता है वो तो जनरल फार्मूला है यार। वो कौन सा फार्मूला? वो जो क्या बोलते हैं उसको, MA वाला फार्मूला या डेल्टा P/T वाला फार्मूला। ये तो दोनों फार्मूले ओ लेवल में पढ़े जाते हैं। मैं तो ओ लेवल में भी MA भी पढ़ाया है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी पढ़ाया उनको। आपको बस इतनी बात सिखाई है कि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो कौन सी लिखनी है? MA वाली नहीं लिखनी। कौन सी? डेल्टा P ओवर या तो वाली लिखनी है। अब डेफिनेशन से क्या पेपर में डेफिनेशन आएंगी सिर्फ? हमारा तो पेपर न्यूमेरिकल से भरा होता है या ग्राफिकल अप्रोच से भरा होता है। लेकिन बहरहाल अभी हम न्यूमेरिकल अप्रोच को अगर बिल्ड करें भी, आई बिलीव इससे पहले तक जितना था वो सब थियोरेटिकल अप्रोच के लिए था। जैसे न्यूटन के लॉ पढ़ लिए हैं जी, फ्रिक्शन की, मतलब बहुत कुछ हमने पढ़ा थियोरेटिकल अप्रोच में। आई बिलीव अभी पढ़ाया जा रहा है, बेस बनाई जा रही है फॉर द न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ डायनामिक्स। क्योंकि अब मैंने यहां से आगे आपके लिए न्यूमेरिकल्स वाली कोई वर्कशीट वगैरह बनानी है, उसको एड्रेस करेंगे। और उन न्यूमेरिकल्स को एड्रेस करने के लिए हमने कहा क्या सीखो भाईजान, पहले जरा कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस सीख लो। और उन टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम जो भी फोर्सेस पढ़ते हैं हमें क्या करना चाहिए, उनके अपने अपने फार्मूले भी पढ़ लेने चाहिए। मुझे प्लीज बताइए, मैंने आपको सबसे पहली वाली टाइप ऑफ फोर्स क्या पढ़ाई है? सबसे पहले पढ़ाया मैंने आपको वेट, एंड आई होप मैंने आपको वेट का फॉर्मूला भी पढ़ा दिया होगा। क्या फॉर्मूला जी वेट का? वेट इज इक्वल टू m/g। काफी हद तक वही है m/a। कैसे? जैसे आप g को क्या बोलते हैं, वो ग्रेविटेशनल है तो वो भी एक्सेलरेशन ही है ना। तो m कोई भी एक्सेलरेशन करें तो कोई फोर्स आ जाती है, m ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, दैट इज नोन एज वेट। ये तो बात हुई भी।
फिर हमने दूसरे नंबर पे क्या डेवलप किया, हमने दूसरे नंबर पे डेवलप किया था कौन सी फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। खैर कॉन्टैक्ट फोर्स का तो हमने कोई पैटर्न ही चेंज किया हुआ है, क्या कि जनाब साहब इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक इनका होता है क्या बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअल में क्या होती थी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती थी, सर नाम से जाहिर है हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन हमने इनके नाम चेंज किए थे। क्या नाम रखा था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का, रिएक्शन, और क्या नाम रखा था हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स का, फ्रिक्शन। तो हमने बेसिकली इस कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 कहानियां डेवलप की हुई हैं। एक तो होता था क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा क्या हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स। खैर बहरहाल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए नाम क्या है जनाब साहब हमारे पास, सर जी इसका नाम हम रखते थे रिएक्शन, और इसका नाम क्या रखा था फ्रिक्शन। किसी को मसला इस बात से, एनीवन? फिर हमने क्या किया जी, फिर हमने कुछ केसेस बनाना स्टार्ट कर दिए कि सर जी टायर घूमा तो क्या होगा, पता नहीं इंक्लाइंड सरफेस हुआ तो क्या। कल हम किस में फंस गए थे, इंक्लाइंड सरफेस में। हमने उसके 4 केसेस किए कि भैया उसको पूरा करेंगे। कौन कौन सा, अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पे रेस्ट कर रहा है तो हम इक्वेशन कैसी बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इक्वेशन कैसी बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पे एक्सेलरेटिंग डाउन द क्या बोलते हैं रफ इंक्लाइंड सरफेस कर रहा है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अगर हम कहें जी ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग अलोंग द रफ इंक्लाइंड सरफेस तो क्यों नहीं बनाई इक्वेशन, चौथे केस की इक्वेशन नहीं बनाई है, बनाई हुई है ना, मेरा नहीं ख्याल खाली छोड़ी हुई है। दिखाओ जी, डायग्राम भी तो बनानी थी ना, मैंने एक ही डायग्राम बनाई थी, पहले भी वही लगाई, दूसरे भी वही लगाई, तीसरे भी वही लगाई, चौथे भी वही लगाई, तो मैं मिटा के कुछ लिख देता था वहां पे। हाँ तो आपने नहीं एक बनानी थी, आपने 4 बनानी थी, ठीक। बहरहाल किसी को कोई मसला तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। मैं एक काम करता हूं, मैं एक और केस बनाता हूं अभी उसी इंक्लाइंड सरफेस पर एक और केस करेंगे। तो पता वो केस क्या होगा, आई थिंक अब मैं ना यूं करूंगा कि अब ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा, अब ऑब्जेक्ट ऊपर, जैसे जैसे रियल सिनेरियो होता है कि आप जब चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो आई थिंक रियल सिनेरियो ये है कि ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, नॉट डाउन द प्लेन, डिसेलरेट कर रहा है किधर, अप द स्लोप जा रहा था, किधर ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते क्या करेगा डिसेलरेट। तो काम करो जी, केस नंबर क्या बनता है, वैसे एक काम है, इनका फॉर्मूला रह गया भाई, इनका क्या करना मुझे, इस रिएक्शन R का और फ्रिक्शन F का मुझे कोई फार्मूला डेवलप करना है, कर लेंगे थोड़ी देर में, पहले पिछला केस मुकम्मल कर लें। क्या केस है यार, केस नंबर, नॉर्मल हेडिंग क्या बनी हुई है, पहली हेडिंग क्या थी केस नंबर 1 की, एन ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस। दूसरा क्या था, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग along the what rough inclined surface with uniform motion। तीसरा केस क्या, an object is accelerating down the plane, down the rough inclined surface। फिर an object is decelerating down the rough inclined surface। अब क्या लिखूं, an object is decelerating up, किधर, decelerating up the rough inclined surface, ये लिखे जनाब। पिछले 4 कल हुए हुए हैं, आज का काम यहां से स्टार्ट होता है। एन ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, कैसे, इज डिसेलरेटिंग अप द रफ इंक्लाइंड सरफेस। लो जी, पहला लफ्ज है एन ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑफ मैस m होगा, is decelerating, what is meant by decelerating, speed is decreasing। एक तो मतलब इसका यह है कि speed is decreasing। अप का मतलब क्या है, मूविंग अप, किधर मूविंग अप है, अप द व्हाट, रफ इंक्लाइंड सरफेस,
वैसे रफ का मतलब क्या है सर जी? को फ्रिक्शन होगी। इंक्लाइंड सरफेस का मतलब क्या है? उसका कोई एंगल होगा, एंगल थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। और अप का मतलब क्या था जी? मूविंग अप द प्लेन, मूविंग अप करके होगा। ओके, ये मैंने एक एक लफ्ज का मतलब निकाल लिया है। और अब मैं क्या करना चाहता हूं? अब मैं वो डायग्राम सी ड्रॉ करना चाहता हूं कि जो ऑफ द सेम फोर्स हो हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है, आप कहेंगे सर आप तो कहते थे हॉरिजॉन्टल वाला काम अलग करो, वर्टिकल वाला काम अलग करो। मतलब हॉरिजॉन्टल अलग चीज होती है, वर्टिकल। तो फिर आपके दिमाग में सवाल तो आएगा, सर जी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया आपने? तो मैंने आपको सिचुएशन समझा दी है कि एक खाली कुर्सी थी जिस पे कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ था, उसका नीचे की तरफ वेट क्या था? जितना भी था, सपोज 100 न्यूटन था, तो ऊपर की तरफ रिएक्शन भी 100 न्यूटन होगा। और जब मैंने उसको इस वाली मूवमेंट में लाया, किस मूवमेंट में लाया? इस मूवमेंट में मैंने उसको आराम से ड्रैग किया, मुझे फील हुआ कोई फ्रिक्शन अगर है भी तो बहुत थोड़ी है। लेकिन जब उसी कुर्सी पे एक बच्चा विराजमान हो गया तो क्या हुआ? सर वो नीचे वाला वेट बहुत ज्यादा हो गया। जब वो नीचे वाला वेट बहुत ज्यादा हो गया तो ऊपर वाला रिएक्शन भी बहुत ज्यादा हो गया। अब जब मैंने उसको यूं खींचा तो ये भी मुश्किल हो गया। इसका मतलब क्या है कि सर अब मुझे लगता है कि फ्रिक्शन कितनी एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है? ज्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है। ठीक है, आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट क्लियर। विच वन? कि फ्रिक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही एक्चुअल में एक ही किसी फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, ये तो क्लियर है। इन दोनों में आपस में एक प्रोपोर्शनैलिटी है। वो क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? जब किसी सिचुएशन में एक चीज ज्यादा हो जाती है तो दूसरी चीज भी ज्यादा हो जाती है। मतलब कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा ग्रिप भी उतनी। अगर अच्छा एक और काम करते हैं, जैसे मैंने आपको ये वाली मिसाल दी कि जनाब साहब क्या हो रहा है, अब जब इसके ऊपर वेट ज्यादा है तो उसकी जो ग्रिप है ना नीचे टाइलों के साथ, वो क्या हो गई है? वो ज्यादा ग्रिप हो गई है। आई होप आपने ओ लेवल में फ्रिक्शन पढ़ा होगा ऐसे कि सर वो पता नहीं दो सरफेसेस आपस में क्या कर गए हैं? इंटरलॉक कर गए हैं। अब अकेली खाली कुर्सी इतनी इंटरलॉक नहीं हुई थी, बच्चा बैठ गया कुर्सी पे तो अब क्या हो गया? अब वो कुर्सी नीचे जमीन के साथ काफी इंटरलॉक कर गई है। मतलब इतना प्रेस कर दिया ऊपर से हमने उसको, हमने कहा भाई तू अब सही तरह लॉक हो जा। दोनों सरफेसेस आपस में बहुत ज्यादा लॉक हो गए हैं। तो इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन तो ज्यादा हुआ ही हुआ है, उसके ज्यादा होने से हमें लगता है कि फ्रिक्शन भी ज्यादा हो गई है। तो मैं समझता हूं कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर कहने में कोई प्रॉब्लम या कोई गलत बात नहीं है। अब आप सवाल पूछ लीजिए जी, और क्वेश्चन कुछ हद तक उससे भी है। तो अब मैं एक बात का ताल्लुक बहुत सारे चैप्टरों से होता है। मोशन का ताल्लुक पहले था किसके साथ? विदाउट फोर्स के साथ, बड़ा गलत ताल्लुक था। फिर मोशन का ताल्लुक आ गया विद फोर्सेस के साथ। फिर जब विद फोर्सेस में आया तो पहले न्यूटन का पहला लॉ आया, फिर न्यूटन का दूसरा लॉ आया, फिर न्यूटन का तीसरा लॉ आया। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ रही हैं। हम सब कुछ क्या कर रहे हैं? सब कुछ इकट्ठा अप्लाई कर। अभी वैसे बात खत्म भी नहीं होगी, मैं इसी सारी बातों का अगले चैप्टर में एनर्जेटिक्स पढ़ाऊंगा। यही सारी बातें जब आगे पीछे जा रही थी तो काइनेटिक एनर्जी को क्या हो रहा था, जीपीई को क्या हो रहा था, वर्क डन को क्या हो रहा था, तो वो एक ही चीज का क्या आ जाएगा, फिर उसको और डिफरेंट किस्म का वर्जन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई? लेकिन हम वक्त के साथ साथ कभी कौन सा वर्जन देखते हैं, कभी एंड पे क्या होगा क्या पता, सवाल में क्या जी सारे वर्जन अप्लाई करो। लेकिन मैं अभी सिर्फ क्या अप्लाई करना चाहता हूं, बात बड़ी सिंपल है, घसीट चुको लंबी चौड़ी। बट आई फील क्या है, फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब मैं पता है किस फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सरफेस वाली फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं अभी फ्लूइड वाली फ्रिक्शन पर गया भी नहीं हूं। फ्लूइड वाली फ्रिक्शन वो जो एयर फ्रिक्शन होती है उसका एक और फार्मूला बनाऊंगा मैं, उसका लेना देना मैं वो, या क्या पता सरफेस एरिया से कर लूं, क्या पता उसका लेना देना मैं स्पीड के साथ कर लूं कि जितनी तेज मूव करोगे उतनी एयर फ्रिक्शन। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा प्लीज, किसकी बात हो रही है? सरफेस वाली फ्रिक्शन। सरफेस वाली फ्रिक्शन जो है वो क्या है? एक काम करो, क्या लिखा है? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। इस फ्रिक्शन को अंडरलाइन करो, ब्रैकेट में लिखो सरफेस वाली है। और आपको पता है मैं सरफेस वाली और फ्लूइड वाली का क्या मतलब है, ओ लेवल में पढ़कर आए हम। सरफेस वाली फ्रिक्शन और होती है, फ्लूइड वाली और होती है जी।
बोला क्या करें, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सरफेस का फ्रिक्शन अलग है, फ्लूइड का फ्रिक्शन अलग है। क्या मतलब है दरमियान का फ्रिक्शन? हाँ, तो एक ही बात नहीं, तो मैं तो एफ और आर प्रोपोर्शनल है, आर एफ तो एक ही बात जी। अभी तो मैं क्वेश्चन से निकल गया हूं, मैं आऊंगा वापस क्वेश्चन पर। मैं तो अभी तीसरी इक्वेशन बना लूं, वहां से जवाब निकालूं, फिर वो बना किस लिए रहा हूं? इसी के लिए तो बना रहा हूं कि दो इक्वेशन अननोन्स हैं 3, तो मैं चाहता हूं मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन भी आ जाए ताकि मैं पूरा सवाल सॉल्व कर लूं। तो सवाल को थोड़ा इग्नोर करूं, इस रिलेशन को पूरा करते हैं। ये रिलेशन क्यों समझा रहा हूं? इक्वेशन समझाने के लिए समझा रहा हूं, और इक्वेशन के बाद ही आगे जाऊंगा। बहरहाल क्या बात हो रही है जनाब साहब? मुझे लगता है थर्ड रिलेशन आपने क्या डेवलप किया है, एफ और आर का रिलेशन डेवलप हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटियों का हम क्या करते हैं? हम इनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है सर जी? कोई कांस्टेंट आता है। वैसे तो ओ लेवल में कांस्टेंट क्या हो जाता था? वो तो 1 ही हो जाता था। इधर 1 नहीं होता, इधर कांस्टेंट होता है। इधर कांस्टेंट क्या है? इधर अजीब सा एक कांस्टेंट है, म्यू। देखो क्या है, तो यू है, थोड़ा स्टाइलिश है। तो स्टाइलिश यू होगा तो क्या होगा? यू नहीं होगा, म्यू होगा। क्या इसको पढ़ते हैं जी? पहले थोड़ा स्टाइलिश बनाएं और फिर क्या करें? यू ना पढ़ें, इसको क्या पढ़ें? म्यू। म्यू इंटू क्या? म्यू इंटू आर। जो आर होता है वो यू क्या होता है? अब ये सवाल है वैसे बड़े मजे का, म्यू क्या होता है, यू क्या होता है? अच्छा वो तो ये तो पढ़ाऊंगा ना बुशरा, तुम्हें सबर खुदा की कसम नहीं है, थोड़ा रिलैक्स किया कर यार। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू के बारे में 2 बातें हैं जी, म्यू समझा देते हैं। सर जी म्यू तो समझाएं, समझा रहे हैं। पहली समझ क्या देंगे आप? सर पहले तो ये कांस्टेंट ऑफ, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी से लाते हैं किसी को तो उसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। एक तो मतलब ये होगा, इसका एक और नाम भी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो नाम है ही है, एक और नाम भी है। पता है उसको क्या कहते हैं? नहीं, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैथ्स नहीं आती उन बेचारों को जिन्होंने इसका नाम क्या रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम रखा है जी? जरा गौर से चेक करें, इसके ऊपर मैथ्स लगाएं। ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का है, ये तो रिएक्शन का है। नाम इसका क्या है? साइंस है जी। हालांकि कोएफिशिएंट किसका है? आर का, लेकिन उसको कहते क्या है कि भाई तुम किसके कोएफिशिएंट हो? तो अब पता नहीं फिजिक्स किसने बनाई है, ठीक है। हालांकि इनको फिजिक्स वालों को तो मैथ्स आनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, नाम है, नाम जो मर्जी रख दें। अल्फा का नाम ब्रावो रख दें, ब्रावो का नाम चार्ली रख दें, नाम है, नाम की तो कोई साइंस नहीं होती, ठीक है। बस वो बताना चाहता है यार ये फ्रिक्शन के फार्मूले का कोएफिशिएंट है। बताना क्या चाहता था? फ्रिक्शन के फार्मूले का। तो उसने कहा जी ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हालांकि वो आपको पता है मैथ्स की गलती है एक। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? जो मल्टीप्लाई होता है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो किसका कोएफिशिएंट हुआ? लेकिन हम इसको कहेंगे क्या? क्यों कहेंगे जी? नाम है, मैंने नहीं रखा भाई। मुझसे नाम पूछेंगे तो मैं कहूंगा सर क्या बोलें? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलें? लेकिन वो सिलेबस वाला इसको क्या कहता है? कोएफिशिएंट ऑफ क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको मसला? अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? बताएं जनाब। मटेरियल मतलब हाँ, जिन चीजों का कांटेक्ट हो रहा है उस कांटेक्ट में ना, मुझे लगता है इट शुड डिपेंड अपॉन द सरफेस की रफनेस। मटेरियल मतलब मटेरियल पे तो नहीं होगा, मटेरियल की जो भी मटेरियल है वो कितना रफ है। जितना रफ होगा, व्हाट डू यू थिंक, म्यू क्या होगा? उतना ज्यादा होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन उतनी ज्यादा है, ठीक है जी। आई बिलीव दिस म्यू के साथ क्या लिखें? इसका लिखें जी इट डिपेंड्स अपॉन क्या? नाम एक आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, नाम आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, और असल मतलब क्या है इसका? असल लेना क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन क्या? डिपेंड्स अपॉन क्या जी? अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। जी पुत्र,
हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी सरफेस को आप कहते हैं सर जी एक है टाइल का सरफेस एक है रोड का सरफेस, आप बताएं किस सरफेस का म्यू ज्यादा होगा। मतलब टाइल्स थोड़ी स्मूथ होती हैं, ये इतना रफ नहीं है, ये काफी इसका म्यू क्या होगा, आज से इसका म्यू है 0.1, क्या है, तो रोड वाले का म्यू कितना होना चाहिए 0.7, मतलब उसका रोड काफी रफ है, रोड काफी रफ है तो उसकी उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब बस ये डिपेंड करता है कि किसका रफ क्या है, किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। बहरहाल बहरहाल आई थिंक अगर मैं वैसे नई चीज है ना म्यू, तो नई चीज को सब्जेक्ट नहीं बना लेना चाहिए। एफ तो पुरानी चीज है, एफ का मतलब पता है, आर का मतलब हमें पता है। जब भी हम कोई फॉर्मूले बनाते हैं, कोई नई चीज आ जाए तो हमारी कोशिश क्या होती है उस नए वाले को सब्जेक्ट बना लें और फिर उसका नाम रखें, फिर उसकी यूनिट्स डिजाइन करें, फिर उसकी वैल्यू के बारे में थोड़ी डिस्कशन करें और फिर वहां से आगे चलें या ना चलें। यू नो आई थिंक मैं यहां से म्यू को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। म्यू इज इक्वल टू क्या, एफ ओवर आर। वैसे एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, किस यूनिट में मेजर होती है, न्यूटन मीटर, जस्ट न्यूटन भाई, मीटर किधर से ले आए, आवाज आई है मुझे वैसे, खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं। व्हाट इज दिस आर रिएक्शन, ये किसमें है, ये भी न्यूटन में है, तो न्यूटन ओवर न्यूटन व्हाट इज इट, आई थिंक इट्स यूनिटलेस। हेलो जी, तो म्यू क्या चीज है, म्यू जो है सर जी बस एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्या है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैसे यूनिटलेस क्यों है, रेशो है यार, नहीं रेशो है, एफ और आर। व्हाट इज एफ, फोर्स, व्हाट इज आर, फोर्स। तो दो सेम चीजें डिवाइड हो रही हो तो क्या होता है, रेशो होती है ना, रेशो होती है, रेट होता है, रेट कब होता है, दो डिफरेंट चीजें तो उनकी यूनिट होती है, रेशो की यूनिट कभी भी। तो काम करें इस यूनिटलेस बिकॉज क्या, वजह भी लिखते हैं यार, वजह क्या है, यूनिटलेस है बिकॉज इट इज the ratio of two what, two forces. It's unitless because the ratio of क्या, it is the ratio of two forces। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। अब फिलहाल जो है वही होगा, यहां से उठा के मैं उधर पुट कर लूंगा। ऑफ कोर्स सारा कुछ मिक्स्ड है, कैसे सारा कुछ मिक्स्ड है, लेकिन आप इक्वेशनों को सॉल्व बड़े तरीके से करेंगे। आई थिंक मैंने अगर आर निकाल दिया, मैं आऊंगा इक्वेशनों की तरफ बाद में जाता हूं, फिलहाल जो लिखा है इसको पहले हजम कर लें, फिर मैं वापस उधर जाऊंगा कि मैं उनको कैसे सॉल्व करूंगा कैसे नहीं। फिल वक्त मैंने क्या किया है, आई थिंक मैंने ये यू नो इसको डिफाइन भी कर लें यार जरा, डिफाइन द व्हाट, डिफाइन द कोएफिशिएंट, नाम क्या रखा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, जो भी दो है, कौन, फ्रिक्शन एंड रिएक्शन, या क्या, द हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन जी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, फ्रिक्शनल फोर्स defined as the ratio of frictional force to the normal reaction force. It is defined as the ratio of frictional force to the normal reaction force provided by any surface, provided by any surface. It is defined as the ratio of the frictional force, ratio of the frictional force to the normal reaction force प्रोवाइडेड बाय एनी सरफेस। कोई भी सरफेस जितनी फ्रिक्शन देता है और जितनी रिएक्शन देता है दोनों डिफरेंट देगा ना, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी ना, तो उन वैल्यूज को डिवाइड कर लें तो क्या होगा, एक कांस्टेंट, एक रेशो, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और हाँ एक बात है, दिस रेशो डिपेंड्स अपॉन क्या, अगला जुमला लिखिए, दिस रेशो डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, दिस रेशो डिपेंड्स अपॉन द रफनेस of the surface। मतलब कैसे, greater the roughness of the surface, greater the roughness of the surface लेकिन जी greater the roughness of the surface, कॉमा लगा के लिखिए, greater the
रफनेस ज्यादा हो तो क्या होगा, ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेटर द रफनेस ऑफ द सरफेस, ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वैसे एक सवाल पूछूं, अगर म्यू ज्यादा होगा तो आर ज्यादा होगा कि एफ ज्यादा होगा? एफ ज्यादा होगा, मतलब म्यू की वैल्यू ज्यादा हो गई ना, तो आर जो भी है, आर तो सीधा सीधा वेट के बराबर होगा। एक और काम करते हैं, लो जी, नई सिचुएशन आ गई, आर तो सीधा सीधा वेट के बराबर होगा। अगर आप वेट को और आर को कांस्टेंट कर लेते हैं तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? म्यू पर। जितना ज्यादा आपका म्यू होगा आर को उतने बड़े म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब उतना बड़ा आएगा। इसमें किसी को मसला है जी? एनीवन? आई थिंक मैं यहाँ पे आपको ये समझा चुका हूँ कि म्यू क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जरा अगर पलटें वापस सवाल की तरफ तो क्या से पलटेंगे, जरा सुनिए। कितने अननोन थे, कौन कौन गिवन था? थीटा गिवन था और एम गिवन था। जरा प्लीज सुनिएगा गौर से। आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। लो जनाब साहब, थीटा गिवन है, कॉस भी गिवन होता है, मतलब कॉस तो कैलकुलेटर होता है, जी गिवन होता है, एम भी। आर में यहां से निकाल लूंगा, आर में यहां से निकाल लूंगा। ओके, एक चीज तो आ गई। इधर आ जाओ, इस एफ की जगह क्या लिखूंगा? म्यू इंटू आर। क्या लिखूंगा जी? तो मैं एफ भी निकाल लूंगा। कैसे? आर मैंने वहां से निकाल लिया, आर को मैं किससे जरब दूंगा? म्यू से जरब दूंगा तो क्या निकल आएगा? एफ। एफ भी आ गया। इस एफ की जगह क्या होगा सर जी? इस एफ की जगह आ जाएगा क्या? तो ये लो जी, दूसरा वेरिएबल भी आ गया। अब जब ये भी आ गया फिर क्या रह जाएगा पीछे? सिर्फ नहीं, म्यू तो गिवन होगा ना, सिर्फ ये रह जाएगा। मेरे असल में सवाल के 3 अननोन थे, ये वाला आर अननोन, ये वाला एफ अननोन, ये वाला ए। आर वहां से निकालूंगा, फिर आर को म्यू से मल्टीप्लाई करके फ्रिक्शन निकालूंगा, फिर फ्रिक्शन को यहां पे पुट करके किसी को मसला इस बात से? हाँ, म्यू गिवन होगा। अब ये क्या क्या गिवन होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये तो बेटा जी हम क्या करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में मुझे प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल्स वाली वर्क